रहमान डकैत एक ऐसा नाम जो सुनते ही पाकिस्तान के कराची की गलियों में डर पैदा कर देता था। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। धीरे धीरे इंडिया में भी लोग उसका नाम जानने लगे हैं। रहमान डकैत वो नाम था जिसने कराची को कई सालों तक हिलाकर रख दिया। उसकी कहानी इतनी डरावनी और अजीब है कि सुनने वाला भी सोच में पड़ जाए कि क्या कोई इंसान बचपन से ही इतना बेरहम हो सकता है। लेकिन हकीकत यही थी। रहमान डकैत का असली नाम रहमान बलोच था और वो कराची के लेरी इलाके का रहने वाला था। वहीं लेरी, जो उस दौर में क्राइम और गैंग्स के लिए मशहूर था, जहां हर गली में किसी न किसी डॉन का अपना दबदबा हुआ करता था, और वहीं पैदा हुआ था रहमान बलोच, जिसे आगे चलकर पूरी दुनिया रहमान डकैत के नाम से जानने वाली थी। कहते हैं कि रहमान का बचपन बिल्कुल आम नहीं था। बहुत गरीबी में बीता पिता पहले से ही क्राइम की दुनिया में शामिल था। छोटे मोटे एक्सटॉर्शन और स्मगलिंग से पैसा कमाता था। घर में माहौल ऐसा था कि बच्चे खेलना नहीं बल्कि बंदूक और चाकू देखकर बड़े होते थे। रहमान के पिता के खिलाफ कई केस भी चल रहे थे और पूरे इलाके में उसकी पहचान एक खतरनाक आदमी के तौर पर थी। रहमान बचपन से ही अपने बाप को देखकर बड़ा हो रहा था और वहीं से उसके अंदर वो चीजें आने लगी थीं जो उसे बाद में एक डकैत बना गईं। वो छोटा था लेकिन गुस्सा बहुत ज्यादा रखता था। कहानियों में बताया जाता है कि 13 साल की उम्र में उसने पहली बार किसी का जान लिया था। बात बस इतनी सी थी कि पड़ोसी से झगड़ा हुआ और रहमान ने गुस्से में आकर चाकू उठाया और वार कर दिया, जिससे पड़ोसी की जान चली गई। पुलिस आई, लेकिन सबको पता था कि यह इलाका किसके कंट्रोल में है, इसलिए केस कुछ दिन चला और फिर खत्म हो गया। लेकिन उस दिन के बाद रहमान डकैत की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। अब उसके अंदर एक अजीब सा जुनून आ गया था। वो अब किसी से डरता नहीं था। उसके अंदर का बच्चा जैसे खत्म हो चुका था और वहीं से शुरू हुआ रहमान डकैत का असली सफर। कहते हैं कि इसी उम्र के आसपास उसने अपनी माँ को भी मार दिया था। वजह इतनी अजीब थी कि सुनकर कोई भी हिल जाए। उसको शक था कि उसकी माँ किसी दूसरे गैंग के आदमी से मिली हुई है। उसने बिना कुछ सोचे समझे माँ का कत्ल कर दिया और उस दिन के बाद वो अपने ही घर से फरार हो गया। अब रहमान की जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था। कराची के ही एक बड़े डॉन का नाम था हाजी लालू, जो उस वक्त लेरी का सबसे ताकतवर गैंगस्टर माना जाता था। हाजी लालू के अपने 2 बेटे थे, यासिर रफ और अरशद पप्पू, और उसी के गैंग में अब एक नया नाम जुड़ने वाला था, रहमान बलोच। हाजी लालू ने रहमान को अपने पास बुलाया और कहा कि अब तू मेरे साथ रहेगा। उसे खाना, कपड़ा और रहने की जगह दी और धीरे धीरे उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। हाजी लालू ने इस बच्चे में कुछ अलग देखा था। उसकी आंखों में एक खतरनाक आग थी। वो जो ठान लेता था कर गुजरता था। हाजी लालू ने उसे अपने बेटों की तरह पाला और रहमान भी अब उसे अपना बाप मानने लगा। हाजी लालू के गैंग में अब 3 लोग सबसे आगे थे, अरशद पप्पू, यासिर रफ और रहमान बलोच, और इन तीनों की जोड़ी ने पूरे कराची में तबाही मचा रखी थी। लेरी का इलाका पूरी तरह इनकी पकड़ में था। स्मगलिंग से लेकर हथियारों का कारोबार, जान लेने से लेकर जमीन कब्जाने तक हर जगह इनका नाम था। पुलिस के रिकॉर्ड में रहमान का नाम अब तेजी से ऊपर जा रहा था। उस पर इतने केस दर्ज थे कि खुद पुलिस को याद नहीं था कि गिनती कहां तक पहुंच चुकी है। जान लेना, किडनैपिंग, ड्रग्स, सब कुछ चलता था। रहमान अब धीरे धीरे अपने इलाके का सबसे बड़ा नाम बन चुका था, लेकिन उसके दिल में अब भी एक खालीपन था। वो अपने पिता की जान जाने की कहानी को नहीं भूल पाया था। उसके पिता को एक और गैंगस्टर ने खत्म कर दिया था और रहमान हमेशा से उस बदले की आग में जलता रहा था। यही वजह थी कि वो हाजी लालू से बहुत जुड़ा हुआ था, क्योंकि वो उसे अपने बाप की तरह मानता था। लेकिन अब वक्त आने वाला था जब यही रिश्ता टूटने वाला था और रहमान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाने वाली थी। दरअसल हाजी लालू के पास हर महीने करोड़ों रुपए आते थे। गैंग की हर डील का पैसा पहले उसके पास जाता था। रहमान कई बार मौके पर पैसा छोड़ देता था और कहता था कि जब जरूरत पड़ेगी तो मैं ले लूंगा। उसे भरोसा था कि हाजी लालू उसका बाप समान है। लेकिन वक्त के साथ साथ रकम बहुत बड़ी हो गई, लगभग 1 करोड़ के करीब, जो उस वक्त बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था। और जब रहमान ने वो पैसा वापस मांगा तो हाजी लालू ने बहाने बनाना शुरू कर दिया। पहले कहा अभी नहीं, बाद में दे दूंगा, फिर कहा हिसाब गड़बड़ है, और आखिर में उसने रहमान को ही उल्टा फंसा दिया। उसने अपने पुलिस के संपर्कों का इस्तेमाल किया और रहमान को जेल में डलवा दिया। अब तक जो रहमान पुलिस की पकड़ से बाहर था, वो पहली बार जेल पहुंच गया। अब रहमान डकैत नहीं रहा, रहमान बलोच। अब रहमान डकैत बनने वाला था। जेल में उसके अंदर का गुस्सा उबल रहा था। उसने तय कर लिया था कि अब वो सिर्फ बदला लेगा। जेल में उसने कुछ लोगों से पहचान बनाई और कुछ समय बाद भागने की प्लानिंग शुरू की। जेल के ही एक गार्ड को पैसे का लालच दिया और आखिरकार एक रात वो भागने में कामयाब हो गया। जेल से निकलते ही उसका पहला मकसद था हाजी लालू से हिसाब बराबर करना। अब रहमान पूरी तरह बदल चुका था। उसके चेहरे पर वो मासूमियत नहीं थी, अब वो एक चलती फिरती मौत था। उसकी नजर सिर्फ हाजी लालू
और उसके बेटों पर थी। उसने सबसे पहले हाजी लालू के घर के पास वालों पर हमला किया, फिर उनके कारोबार को निशाना बनाया और आखिर में उसने अरशद पप्पू के एक रिश्तेदार को रास्ते में पकड़कर खत्म कर दिया। वो दरअसल अरशद पप्पू की बीवी का मामू था। रहमान ने उसे दिन दहाड़े मारा और फिर मैसेज भिजवाया कि ये तो बस शुरुआत है, अब आगे देखो क्या होता है। पूरा कराची हिल गया, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी। अब रहमान और अरशद पप्पू के बीच जंग शुरू हो चुकी थी। अरशद पप्पू ने भी कसम खा ली थी कि वो रहमान को खत्म करके ही दम लेगा। उसने रहमान के चाचा को पकड़ लिया और उसको फोन पर रहमान को सुनाते हुए गोली मार दी। रहमान कुछ नहीं कर पाया, वो बस चीखता रहा, लेकिन उसके पास कुछ करने की ताकत नहीं थी। उसके अंदर अब सिर्फ एक ही बात थी कि वो इन सबको खत्म कर देगा। और यहीं से कराची में गैंग वॉर शुरू हो गई। हर रोज किसी न किसी का कत्ल होता था, गोलियां चलती थीं, बम फटते थे और शहर का नाम डर का दूसरा नाम बन चुका था। रहमान अब लियारी छोड़कर बलूचिस्तान चला गया था। उसने वहां से नया नेटवर्क बनाना शुरू किया, ताकतवर बनता गया, हथियार खरीदे, ड्रग्स का रूट अपने कंट्रोल में लिया और इंतजार करने लगा सही मौके का। इधर अरशद पप्पू भी चुप नहीं बैठा था। उसने रहमान के एक और करीबी फैजू को खत्म कर दिया। फैजू उसका बचपन का दोस्त था और रहमान के लिए भाई जैसा था। जब फैजू को मारा गया तो रहमान खुद टूट गया था। उसने फोन पर अरशद पप्पू से कहा कि जो चाहे ले लो, बस उसे छोड़ दो, लेकिन पप्पू नहीं माना। उसने फैजू को बड़ी बेरहमी से मार दिया और रहमान डकैत के अंदर अब सिर्फ बदले का तूफान बचा था। फैजू का एक छोटा बेटा था और रहमान ने उसे अपने पास रख लिया। उसे उसी तरह से पालना शुरू किया जैसे किसी दौर में हाजी लालू ने उसे पाला था। उस बच्चे का नाम था उजैर बलोच, जो आगे चलकर रहमान का वारिस बनने वाला था और कराची की क्राइम दुनिया में रहमान से भी बड़ा नाम बनना था। अब रहमान की वापसी का वक्त आ गया था। बलूचिस्तान से उसने अपने लोगों के साथ फिर कराची में एंट्री मारी और पूरे लियारी पर कब्जा कर लिया। अब उसका नाम ही कानून था। कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। पुलिस भी उससे डरती थी और सबसे खास बात यह थी कि अब उसे सपोर्ट मिल गया था पाकिस्तान की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी का, जिसका नाम था पीपल्स पार्टी, वहीं जिसके नेता बेनजीर भुट्टो थीं। अब रहमान का नेटवर्क और भी बड़ा हो गया। वो अब सिर्फ डॉन नहीं बल्कि राजनीतिक ताकत का हिस्सा बन चुका था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि कराची में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन किसे टिकट देगा, ये सब रहमान तय करता था। वो अब अपने इलाके का रॉबिन हुड बन गया था। गरीबों की मदद करता था, शादी ब्याह में पैसे देता था, बीमारों के इलाज में मदद करता था और लोग उसे मसीहा कहने लगे थे। लेकिन ये ताकत ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। पार्टी को डर लगने लगा था कि कहीं रहमान इतना ताकतवर ना हो जाए कि खुद पार्टी के फैसले उस पर निर्भर होने लगें। और यहीं से रहमान डकैत की जिंदगी का अगला बड़ा मोड़ शुरू होने वाला था, क्योंकि अब मैदान में उतरने वाला था पाकिस्तान का सबसे खतरनाक पुलिस अफसर SSP चौधरी असलम, जिसने रहमान जैसे लोगों से लड़ने की कसम खाई हुई थी। और अब उसकी नजर थी सिर्फ एक इंसान पर, रहमान डकैत पर। और यहीं से वो जंग शुरू होने वाली थी जो आने वाले सालों तक पाकिस्तान की क्राइम हिस्ट्री में दर्ज होने वाली थी। चौधरी असलम कोई आम पुलिस अफसर नहीं था। वो अपने तरीके से काम करने के लिए जाना जाता था। कहा जाता था कि जहां चौधरी असलम पहुंच जाए वहां अपराधियों के पैर कांपने लगते थे। वो ना मीडिया से डरता था, ना नेताओं से, और ना ही सिस्टम के अंदर बैठे बड़े नामों से। अब जब उसे ये जिम्मेदारी दी गई कि रहमान डकैत से निपटना है, तो उसने इसे सिर्फ एक केस नहीं बल्कि अपनी इज्जत का सवाल बना लिया था। चौधरी असलम जानता था कि रहमान डकैत जैसे आदमी को पकड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसके पास पैसा, ताकत, राजनीतिक सपोर्ट और सबसे बड़ी बात खौफ था। उसने सबसे पहले रहमान के नेटवर्क को समझना शुरू किया। लियारी की गलियों में अपने आदमी उतारे, छोटे मोटे गुर्गों को उठाया, पूछताछ की, लेकिन हर बार जवाब एक ही मिलता था, हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। दरअसल लोग जानते सब थे, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। चौधरी असलम ने फिर अपनी एक खास टीम बनाई, जिसमें वो लोग थे जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते थे, जिनके ऊपर पहले भी ऐसे कई बड़े ऑपरेशन हो चुके थे। ये टीम सादा कपड़ों में रहती थी, कोई पहचान नहीं, कोई यूनिफॉर्म नहीं, हर वक्त मूवमेंट में, और बस एक ही टारगेट, रहमान डकैत। चौधरी असलम ने साफ साफ कह दिया था कि इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी, या तो रहमान खत्म होगा या मैं खुद खत्म हो जाऊंगा। इधर रहमान डकैत को भी खबर लग चुकी थी कि अब सामने चौधरी असलम है। रहमान कोई बेवकूफ नहीं था, उसे सिस्टम की पूरी समझ थी। उसे पता था कि चौधरी असलम आम पुलिस वालों जैसा नहीं है, इसीलिए उसने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। उसने अपने नेटवर्क को और फैलाया, अपने लोगों को सतर्क कर दिया, जगह जगह नजर रखने वालों को बैठा दिया, यहाँ तक कि कई इलाकों में CCTV कैमरे तक लगवा दिए, ताकि हर मूवमेंट की जानकारी मिलती रहे। कहा जाता है कि चौधरी असलम का निकलना, बैठना, खाना पीना सब रहमान को पता चल जाता था। अब यह खेल सिर्फ गोलियों का नहीं रह गया था, यह दिमागों की लड़ाई बन चुका था। कुछ वक्त बीता और फिर वो दिन आया जब चौधरी असलम को पुख्ता खबर मिली कि रहमान डकैत
बलूचिस्तान के हब इलाके में छिपा हुआ है। ये खबर इतनी पक्की थी कि चौधरी असलम ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। रातों रात अपनी टीम तैयार की और निकल पड़ा। रास्ते में एक ट्रक को रोका, उसमें पुलिस यूनिफॉर्म उतारकर आम कपड़े पहने ताकि किसी को शक ना हो। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। टीम को पूरा भरोसा था कि इस बार रहमान को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि सामने क्या होने वाला है। जैसे ही चौधरी असलम की टीम उस इलाके में दाखिल हुई, अचानक चारों तरफ से गोलियां चलने लगीं। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। टीम के कई जवान वहीं गिर पड़े। खुद चौधरी असलम को भी गोलियां लगीं और हालत इतनी खराब हो गई कि तुरंत हेलीकॉप्टर मंगवाया गया और उन्हें कराची वापस भेजा गया। दरअसल हुआ ये था कि रहमान को पहले ही पता चल चुका था कि चौधरी असलम आने वाले हैं। उसे हर मूवमेंट की खबर थी, कौन किस रास्ते से आ रहा है, कितने लोग हैं और कहाँ रुकेंगे। सब कुछ उसे पहले से मालूम था और उसने अपने लोगों को पहले से ही वहां तैनात कर दिया था। ये कोई आम मुठभेड़ नहीं थी, ये एक सोचा समझा जाल था जिसमें खुद चौधरी असलम फंस गए थे। हालांकि चौधरी असलम बच गए, लेकिन उनके दिल पर गहरा असर पड़ा। उन्हें समझ आ गया कि रहमान डकैत सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम है। इलाज के दौरान चौधरी असलम ने किसी से कोई बात नहीं की। बस एक ही बात दिमाग में चल रही थी कि अगली बार रहमान को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। अब ये लड़ाई आर पार की हो चुकी थी। दूसरी तरफ रहमान डकैत ने भी इसे अपनी जीत मान लिया था। उसने खुलकर जश्न नहीं मनाया, लेकिन अपने लोगों को ये मैसेज जरूर दे दिया कि देख लिया, सिस्टम भी हमें नहीं छू सकता। अब रहमान और ज्यादा बेखौफ हो गया था। उसके काम और तेज हो गए, उसका दबदबा और फैल गया। लेकिन समय किसी का नहीं होता। कुछ महीनों बाद चौधरी असलम पूरी तरह ठीक हो चुके थे और उन्होंने फिर से मोर्चा संभाल लिया। इस बार उनकी रणनीति बदली हुई थी। अब वो सिर्फ फील्ड से नहीं, बल्कि अंदर से वार करने वाले थे। उन्होंने रहमान के करीबी लोगों पर ध्यान देना शुरू किया। वही लोग जो उसके लिए सब कुछ करते थे। पैसे के लालच, भरोसे या डर की वजह से धीरे धीरे चौधरी असलम ने अपने संपर्क बनाए और आखिरकार एक दिन मौका मिल ही गया। एक बड़े ऑपरेशन के दौरान रहमान डकैत को पकड़ लिया गया। ये गिरफ्तारी ऑफ रिकॉर्ड थी। कहीं कोई बयान नहीं, कोई प्रेस नहीं। कागजों में रहमान गिरफ्तार ही नहीं हुआ था। उसे एक खास जेल में रखा गया, जहां सिर्फ चौधरी असलम और उनके भरोसेमंद लोग ही आते जाते थे। अब यहाँ वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। रहमान डकैत को उल्टा लटकाकर घंटों टॉर्चर किया गया। उससे उसके पुराने जुर्म कबूल करवाए गए, लेकिन रहमान ना टूटने वाला आदमी था। वो दर्द सहता रहा, लेकिन अपने चेहरे पर डर नहीं आने दिया। चौधरी असलम भी समझ चुके थे कि ये आदमी असाधारण है, लेकिन फिर वही हुआ जो हर बार होता आया था। सिस्टम के अंदर ही सिस्टम का दुश्मन बैठा था। रहमान ने चौधरी असलम की टीम के ही कुछ लोगों से संपर्क कर लिया और 5 करोड़ की डील रख दी। अगले दिन जब चौधरी असलम वापस आए तो खबर मिली कि रहमान डकैत फरार हो चुका है। ये खबर चौधरी असलम के लिए किसी धमाके से कम नहीं थी। उनकी सालों की मेहनत एक पल में मिट्टी हो गई थी। पूरे पाकिस्तान में ये बात फैल गई कि रहमान एक बार फिर सिस्टम को चकमा देकर निकल गया है। और वहीं इसी पल चौधरी असलम ने ठान लिया था कि अब अगली बार कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, अब सीधे अंत होगा। और उधर रहमान डकैत फिर से खुलेआम कराची की गलियों में घूम रहा था। लेकिन अब वो पहले जैसा लापरवाह नहीं था। उसे भी यह एहसास हो चुका था कि चौधरी असलम आखिरी दांव खेलने वाले हैं। दूसरी तरफ चौधरी असलम ने भी अपने दिल दिमाग में एक ही बात बैठा ली थी कि रहमान को जिंदा छोड़ना अब मुमकिन नहीं है। ये लड़ाई अब कानून और अपराध की नहीं रही थी, ये 2 जिद्दी लोगों की टक्कर बन चुकी थी। रहमान डकैत को ये अच्छी तरह समझ आ गया था कि राजनीतिक सपोर्ट अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। पीपल्स पार्टी के अंदर भी लोग अब उससे दूरी बनाने लगे थे। जिन नेताओं को कल तक रहमान की जरूरत थी, वही अब उससे डरने लगे थे, क्योंकि रहमान का असर इतना बढ़ चुका था कि वो पार्टी से बड़ा दिखने लगा था। टिकट बांटने से लेकर इलाकों के फैसले तक में रहमान का नाम चल रहा था और यही बात सिस्टम को सबसे ज्यादा चुभने लगी थी। धीरे धीरे रहमान को मैसेज मिलने लगे कि अब हालात पहले जैसे नहीं हैं, लेकिन रहमान पीछे हटने वालों में से नहीं था। इधर चौधरी असलम ने इस बार पूरी तैयारी के साथ काम शुरू किया। उन्होंने रहमान के हर मूवमेंट पर नजर रखनी शुरू कर दी। उनके सोने जागने, मिलने जुलने, हर चीज की डिटेल इकट्ठा की गई। इस बार किसी को भनक तक नहीं लगने दी गई, न मीडिया को, न नेताओं को, न पुलिस के बाकी हिस्सों को। बस गिने चुने लोग थे जिन्हें इस ऑपरेशन की खबर थी। चौधरी असलम जानते थे कि अगर जरा सी भी खबर बाहर गई तो रहमान फिर बच निकलेगा। रहमान डकैत उस वक्त अपने इलाके में एक शादी समारोह में मौजूद था। उसके साथ उसके कई भरोसेमंद लोग भी थे। उसे अंदाजा नहीं था कि वो उसकी जिंदगी की आखिरी रातें हो सकती हैं। उसे अपने नेटवर्क पर पूरा भरोसा था। उसे लगता था कि अगर चौधरी असलम की कोई भी मूवमेंट होगी तो खबर पहले ही आ जाएगी। लेकिन इस बार सिस्टम खामोशी से चल रहा था। और फिर आया 9 अगस्त,
2009 का दिन। सुबह से ही लियारी के आसपास हलचल थी, लेकिन किसी को कुछ साफ समझ नहीं आ रहा था। अचानक खबर आई कि रहमान डकैत अपने कुछ साथियों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। यही वो मौका था जिसका चौधरी असलम को इंतजार था। फौरन टीम को एक्टिव किया गया। रास्ते बंद किए गए, चारों तरफ से घेराबंदी शुरू हो गई। जैसे ही रहमान की गाड़ी एक खास जगह पर पहुंची, अचानक गोलियां चलने लगीं। रहमान और उसके लोगों ने भी जवाबी फायरिंग की। पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। आम लोग घरों में दुबक गए। हर कोई जान गया था कि आज कोई बड़ा फैसला होने वाला है। कुछ देर तक दोनों तरफ से जमकर फायरिंग होती रही। रहमान डकैत आखिरी दम तक लड़ा। वो भागने वाला नहीं था। उसे पता था कि अगर आज बच भी गया तो कहानी खत्म होने वाली नहीं है। और आखिरकार वही हुआ जिसका अंदाजा था। रहमान डकैत को कई गोलियां लगीं। वो वहीं सड़क पर गिर पड़ा। उसके साथ उसके कुछ साथी भी मारे गए। पुलिस ने मौके को पूरी तरह सील कर दिया। मीडिया को कुछ देर बाद एंट्री दी गई और थोड़ी ही देर में न्यूज चैनलों पर फ्लैश होने लगा कि लियारी का सबसे बड़ा डॉन रहमान डकैत मारा गया। पूरे पाकिस्तान में ये खबर आग की तरह फैल गई। सरकारी तौर पर इसे एनकाउंटर बताया गया। कहा गया कि पुलिस और रहमान के बीच मुठभेड़ हुई, लेकिन हकीकत जानने वाले सब जानते थे कि ये एक तयशुदा अंत था। बदले की आग में जली एक कहानी का आखिरी अध्याय। चौधरी असलम ने बिना कोई बयान दिए बस इतना कहा कि अब कराची ने राहत की सांस ली है। रहमान डकैत के मरते ही लियारी में मातम सा छा गया। उसके समर्थक उसे हीरो मानते थे। गरीब लोग रो रहे थे जिनकी मदद उसने की थी। वहीं दूसरी तरफ कई परिवारों एक ने सुकून महसूस किया जिनके घर उसके डर से उजड़ गए थे। कराची एक बार फिर दो हिस्सों में बंट गया। कोई उसे डॉन कह रहा था, कोई मसीहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रहमान डकैत के जाते ही उसकी गद्दी संभाली उजैर बलोच ने। वही उजैर बलोच जिसे रहमान ने बचपन से पाला था, जिसे उसने अपने बेटे की तरह रखा था। उजैर ने आते ही वो काम शुरू किए जो रहमान से भी आगे निकल गए। कत्ल आम हो गए, अपहरण बढ़ गए और लियारी एक बार फिर खून में डूबने लगा। कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है। जैसे कभी रहमान हाजी लालू के साए में पला था, वैसे ही उजैर बलोच रहमान के साए में बड़ा हुआ और फिर वही रास्ता चुना जो उसके सरपरस्त ने चुना था। फर्क सिर्फ इतना था कि हर बार कहानी और ज्यादा खौफनाक होती चली गई। रहमान डकैत की कहानी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन उसका असर कराची पर आज भी दिखता है। उसकी कहानी आज फिल्मों और किस्सों में जिंदा है। लोग आज भी लियारी की गलियों में उसका नाम लेते हैं, कोई डर से, कोई इज्जत से और कोई बस इतिहास के तौर पर। यह कहानी सिर्फ एक डॉन की नहीं है, ये कहानी है उस सिस्टम की जहां अपराध और सत्ता एक दूसरे से गले मिले हुए हैं। और जब तक ये रिश्ता रहेगा तब तक रहमान डकैत जैसे नाम पैदा होते रहेंगे और खत्म होते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।